युद्ध खत्म हो चुका था और अब सब कुछ शांत लग रहा था। रेस्ट इन पीस, स्वीट प्रिंस, सबने दुआ की कि उसे स्वर्ग में खूब सारा चीज मिले। लेकिन इसी बीच एक दूर के राज्य में हलचल मच गई। एक भव्य चर्च के अंदर एक महिला भगवान से प्रार्थना कर रही थी, जैसे उसे कोई दिव्य संदेश मिला हो। उसे एहसास हुआ कि उस दूर गांव में कुछ बड़ा हो रहा है। वो तुरंत बिशप मार्टिन के पास पहुंची और सलाह मांगी। इस महिला को पूरे राज्य में सेंट रेस्टार के नाम से जाना जाता था और उसे तुरंत पूरी सभा को संबोधित करना था। उसे यकीन था कि राज्य के पश्चिम में अमर राजा के पुनर्जन्म के संकेत मिले हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए बिशप मार्टिन ने तुरंत चर्च के सभी जरूरी सदस्यों को बुलाकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जिस राक्षस ने सैकड़ों साल पहले पूरे महाद्वीप को डर में डाल दिया था, उसका वापस आना तबाही ला सकता था। लेकिन सेंट रेस्टार ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ हांस युद्ध के मैदान में घूम रहा था और अपने अनडेड सैनिकों की हालत का जायजा ले रहा था। उसके पास कुछ 100 सैनिक थे, लेकिन ज्यादातर मारे जा चुके थे। लेकिन अनडेड आर्मी की सबसे अच्छी बात यही थी कि जितना मरते हैं उतना फिर से बनाए जा सकते हैं। यही तो नेक्रोमेंसी का असली मजा है। फिलहाल हांस को अपनी खोई हुई बाजू को ठीक करना था। वो इधर उधर ढूंढता रहा और जल्दी ही उसे एक कंकाल से बिल्कुल सही हाथ मिल गया। उसने तुरंत अपनी सुपर रिकवरी स्किल एक्टिवेट की, जो उसकी डार्क मैजिक की गहरी समझ से और भी तेज हो गई थी। सिर्फ 2 सेकंड में उसका हाथ वापस लग चुका था। अब बारी थी नई आर्मी खड़ी करने की। हांस ने सड़क पर पड़े हुए डार्क मैजिशियंस के शवों को चुना ताकि उन्हें अपने नए अनुयायी बना सके। उसे एविल विजडम और एबिस की फुसफुसाहटों से गाइडेंस भी मिल रही थी। अमर राजा के टुकड़े से उसे वो सारी नॉलेज और पावर मिल रही थी जिसकी जरूरत थी। एक परफेक्ट अनडेड सोल्जर बनाने के लिए बॉडी में बची हुई मैजिक पावर को दूषित करना और बची हुई चेतना को खत्म करना जरूरी था। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी स्टेप में ध्यान भटक गया और सैनिक बिखर गया। हांस को लगा था कि उसने सब सही किया है, लेकिन ये प्रोसेस उम्मीद से ज्यादा मुश्किल निकली। फिर भी कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसने एक नई आर्मी तैयार कर ली। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, एल्डर मार्कोस की लाश का क्या किया जाए। शायद वो उसे एक अनडेड में बदल सकता था, जिसकी आत्मा बची हो ताकि उससे कुछ जरूरी जानकारी निकाली जा सके। लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि मार्कोस की आत्मा पहले ही निकाल ली गई थी, उसके दिल पर बने मैजिक सर्कल के जरिए। ये शायद उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। इतनी बड़ी ऑपरेशन करने वालों के पास ऐसी इंश्योरेंस होना लाजमी था। फिर भी हांस ने उसे एक आत्माहीन अनडेड में बदलने का फैसला किया। उसने वही प्रोसेस अपनाई, शरीर में बची हुई मैजिक को दूषित किया और एक नया अहंकार उसमें डाला। नतीजा ये हुआ कि मार्कोस एक डेथ विजर्ड के रूप में वापस आया। उसके चारों ओर बहने वाली एनर्जी आम डार्क मैजिशियंस से कहीं ज्यादा थी। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसकी सफेद दाढ़ी अभी भी बरकरार थी। हांस को उम्मीद नहीं थी कि ये अनडेड बोलने में सक्षम होगा, तो ये उसके लिए एक सरप्राइज था। उसने मार्कोस का नकली नाम मेल्कम ही रखा, ताकि उसे मरने के बाद भी तंग कर सके। मेल्कम को अब अपनी पुरानी जिंदगी याद नहीं थी, लेकिन उसके किए हुए अपराध माफ नहीं किए जा सकते थे। अब वो हांस का पिटने के लिए परमानेंट पंचिंग बैग बन चुका था। हांस ने जैसे ही उसका नाम लिया, मेल्कम डर से कांप उठा। हांस ने उसकी छड़ी पर नजर डाली और बेचारा मेल्कम डर के मारे कांपने लगा। हांस को एक बढ़िया नया हथियार मिल गया था। फिर हांस उन हड्डियों के ढेर के सामने खड़ा हुआ जो गांव के मरे हुए अनडेड लोगों की थी। उन्हीं में से एक वो जोम्बी भी था जिसे ग्रंट्स ने प्रताड़ित किया था और जिसने उसे जैफी को मारने में मदद की थी। ये वही था जिसने अनडेड विद्रोह की शुरुआत की थी। हांस के पास उन्हें देने के लिए एक ही तोहफा था, उनकी फैमिली के साथ शांति से जलने का मौका। उसने पूरे गांव को आग लगा दी और वहां मौजूद सभी आत्माओं को शांति दी। जब हांस इंसानी हड्डियों को जला रहा था, दूसरी तरफ हांस सुंग्यून आराम से फ्राइड चिकन की प्लेट पर प्लेट खत्म कर रहा था। अचानक उसे सोने की मौजूदा कीमत देखने की उत्सुकता हुई। जिस गांव पर वॉरलॉक्स और डार्क मैजिशियंस का कब्जा था, उन्होंने खूब सारा खजाना जमा कर रखा था। अब वो सब सुंग्यून का था। लूट का ठीक से हिसाब लगाने के लिए उसने हांस को धरती पर बुलाया।
जैसे ही हांस लिविंग रूम में प्रकट हुआ, मौत और अंधेरे की एक भयानक आभा फैल गई। हांस भले ही उसका क्लोन था, लेकिन उसमें मौजूद पावर आम दुनिया के लिए बहुत ज्यादा थी। सुंग्यून को डर था कि अगर हांस ज्यादा देर यहाँ रहा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसने तुरंत समन कैंसिल कर दिया। बस उसकी एनर्जी महसूस करके ही उसे लगा कि वो मरने वाला है। उसे लूट की गिनती करने के लिए हांस को फिर बुलाना था, इसलिए उसने सोचा कि पहले अपनी यूनिक स्किल को अपग्रेड कर लेना सही रहेगा। उसने कर्मा शॉप ओपन की और देखा कि उसके पास पहले से 4 लाख कर्मा था और अब 4 लाख और जुड़ गए थे। स्किल अपग्रेड करने में 3 लाख कर्मा लग रहे थे, तो उसने इसे कर लिया। सिस्टम ने समझाया कि जैसे जैसे उसकी अवतार स्किल बढ़ेगी, वो और ज्यादा क्लोन्स बना सकेगा। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अब स्टैंडर्ड से भी ऊपर जा चुकी थी, इसीलिए उसे सेरेनिटी स्किल मिल गई। ये स्किल उसे बाहरी फैक्टर्स और मानसिक हमलों से बचाने में मदद करेगी। अब वो हांस को ज्यादा देर तक समन कर सकता था और आराम से खजाने का हिसाब भी लगा सकता था। जब उसने नोटिस किया कि हांस के पास होने के बावजूद वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि सेरेनिटी उसकी पुरानी स्किल माइंड हब का और भी पावरफुल वर्जन है, जो उसके असली शरीर पर भी काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुंग्यून को हर बार वही स्किल्स मिलती थीं जिनकी उसे जरूरत होती थी और सही वक्त पर मिलती थीं। फिलहाल अब वक्त था सोना बेचने का और अपनी मेहनत का फल कैश करने का। उसने ढेर सारी सोने से भरी बोरियां एक्सपर्ट्स के सामने रख दी और बस इतना कहा कि पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए जाएं। जब वो स्टोर से बाहर निकला, तो पूरे स्टोर ने उसे अपना सबसे खास ग्राहक समझ लिया था। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुंग्यून ने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके हांस को अपनी परछाई में छुपा लिया। उसने अपने अनडेड क्लोन को मास्क पहनाया, ताकि अगर उसे दूसरों के सामने बुलाना पड़े तो पहचान ना हो। लेकिन जैसे ही वो अपनी इस नई दौलत के बारे में सोच ही रहा था कि स्टोर में अचानक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से एक खतरनाक जानवर हंसते हुए बाहर निकला। दो चोर, एक जो वेयरवोल्फ जैसा दिखता था और दूसरा एक आम चोर की तरह, झट से ताजा जमा किया हुआ सोना उठाकर भाग गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से इलाके में इतनी शानदार लूट मिल जाएगी, लेकिन अब उन्हें जल्द से जल्द भागना था। चोर वेयरवोल्फ पर चढ़कर गली में इतनी तेज भागे कि कोई देख भी नहीं सका। ये दोनों सुपर विलेन थे, जागृत लोग जो अपनी विशेष शक्तियों से अपराध करते थे। इनका मुकाबला गार्जियंस से था, जो नागरिकों की सुरक्षा करते थे। सुंगह्यून भागते हुए विलेन को देखकर एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे वो दर्दनाक दिन याद आ गया जब उसने सब कुछ खो दिया था। लेकिन तभी वेयरवुल्फ ने उसे रास्ते से हटाते हुए एक जोरदार टक्कर मारी और दोनों चोर भागते चले गए। गार्जियंस को मौके पर पहुंचने में 3 मिनट लगते थे, यानी चोरों के पास भागने और छुपने के लिए काफी वक्त था। उन्हें बस एक व्यक्ति से मिलना था जिसका नाम पोर्टल था, और फिर ये क्राइम परफेक्ट हो जाता। लेकिन जब चोर अपने गेट अवे पॉइंट पर पहुंचे, तो पोर्टल नाम की लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तभी अंधेरे कोने में एक कंकाल खड़ा था। हांस उन दोनों के पास धीरे धीरे डरावने अंदाज में आगे बढ़ा। उसके शरीर से मौत की ऊर्जा निकल रही थी। चोरों को तुरंत एहसास हो गया कि ये शख्स कोई गार्जियन नहीं है। सुंग्यून जानता था कि वो खुद अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका ओवर पावर्ड डेमोलिच क्लोन हांस तो कर सकता था। जमीन से अचानक कंकाल सैनिक निकलने लगे, जिससे चोर हक्के बक्के रह गए। अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त था कि ओवर पावर्ड क्लोन से पंगा लेना गलत फैसला है। थोड़ी ही देर में सूट पहने गार्जियंस की टीम चोरों को ट्रैक करते हुए वहां पहुंची। ये टीम साउथ कोरियन रिटर्नर्स एसोसिएशन की थी और इन चोरों के साथ उनका पुराना हिसाब था, जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो हैरान रह गए। सभी विलेन जमीन पर बेहोश पड़े थे। गार्जियंस के पहुंचने से पहले ही किसी ने इन चोरों को हराकर गायब भी हो चुका था। टीम लीडर ने तुरंत अपने लोगों को आसपास तलाश करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक हां सुंग्यून की परछाई में वापस जा चुका था। सुंग्यून ने बिना एक उंगली उठाए पूरी समस्या हल कर दी। कुल मिलाकर आज का दिन उसके लिए काफी ताजगी भरा था। उसे लगा कि कभी-कभी विलेन को पीटकर स्ट्रेस कम करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अगले ही दिन सुंग्यून का दूसरा अवतार
हांस अपनी खुद की जर्नी के लिए निकल पड़ा। उसका अगला डेस्टिनेशन था पास का एक बड़ा शहर, मेलकम। वो बूढ़ा चालाक डार्क मैजिशियन झूठा हो सकता था, लेकिन उसने जो कहा था वो सही निकला। गांव के पूर्व में एक बड़ा शहर वाकई मौजूद था, लेकिन जब हांस वहां पहुंचा तो माहौल कुछ अजीब सा था। उसने सोचा था कि उसे एक हलचल भरा बिजी टाउन देखने को मिलेगा, लेकिन ये जगह उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा सूनी थी। गेट पर कोई चेकिंग नहीं हुई, न ही किसी को विदेशी लोगों की कोई खास परवाह थी। शहर में घूमते हुए हांस ने देखा कि कुछ गुंडे एक सुनसान गली में एक लड़की को तंग कर रहे थे। वो उससे 3 दिन में 2 सिल्वर कॉइन्स देने की मांग कर रहे थे, वरना अंजाम बुरा होने वाला था। हांस ने इस थके हुए क्लिशे को देखकर ठंडी सांस ली। उसे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना था, लेकिन शायद अब उसके पास कोई चारा नहीं था। भागती हुई लड़की सीधा उसे टकरा गई और बार बार माफी मांगने लगी। हांस ने उससे पूछा कि क्या वो इस शहर को अच्छे से जानती है। उसने कहा कि उसे किसी झमेले में नहीं पड़ना, लेकिन उसे एक गाइड की जरूरत है। लड़की ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि हांस बाकी लोगों की तरह बेरुखी से पेश नहीं आया था। हांस ने अपनी जेब से 2 सिल्वर कॉइन्स निकाले और खुद को उसका नया मालिक घोषित किया। लड़की की आंखें ये देखते ही चमक उठीं, और जब हांस ने उसके साथ काम की शर्तों पर चर्चा करने की बात कही तो उसकी खुशी और भी बढ़ गई। शहर का एक सरसरी दौरा करने के बाद दोनों एक लोकल इन पहुंचे। लड़की ने बताया कि ये शहर के अच्छे होटलों में से एक है। घूमते घूमते हांस को लड़की का नाम पता चला, डायना। उसने बताया कि वो अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए पैसे जुटा रही थी, जो बीमार था। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए अब वहीं उसका सहारा थी। डायना कुछ गलत लोगों के लिए ट्रिब्यूट मनी भरने के चक्कर में भी फंसी हुई थी। आज के टूर से उसे 2 सिल्वर मिल गए थे, और हांस को कल भी उसकी जरूरत थी। जैसे ही हांस बेड पर गिरा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो बस एक अच्छा काम कर रहा है, भले ही उसे ठगा जा रहा हो। इसी के साथ उसकी एडवेंचर का पहला दिन बिना किसी बड़े इवेंट के खत्म हुआ। ये इन शहर की सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी, लेकिन बेड इतना अनकंफर्टेबल था कि हांस को ठीक से नींद भी नहीं आई। बाहर किसी लड़की के छींकने की आवाज आई तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर डायना थी, जो पूरी रात इनके बाहर कैंपिंग कर रही थी और उसके जागने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर बाहर रहने की वजह से उसे ठंड लग चुकी थी, फिर भी वो मुस्कुराकर अपने नए बॉस को गुड मॉर्निंग कह रही थी। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था, लेकिन हांस ने उसे अंदर बुलाकर ब्रेकफास्ट ऑफर किया। साथ ही उसने डायना को समझाया कि सुबह सुबह इतनी जल्दी आने के बजाय वो लंच के वक्त आया करे। लेकिन डायना का ध्यान उसकी बातों पर कम और खाने पर ज्यादा था। उसकी नजर हांस की प्लेट पर बचे ब्रेड और एग्स पर थी, और हांस ने उसे लेने दिया क्योंकि वो भूखी लग रही थी। लेकिन डायना ने खाना वहीं खाने के बजाय अपने बैग में रख लिया। शहर का नाम था अजंथू। ये थालिया किंगडम के वेस्टर्न हिस्से में एक छोटा सा टेरिटरी था। बाहर से देखने में ये एक आम मिडिवल टाउन जैसा लगता था, लेकिन हर चीज में कुछ न कुछ अजीब सा था। जगह जगह एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था, जो किसी मॉन्स्टर के नुकीले दांतों जैसा दिखता था। ये देखने में पेंट से बना नहीं लगता था। डायना ने बताया कि ये खून से बनाए गए थे। ये बात सुनकर भी हांस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने बस सूंघ कर देखने की कोशिश की कि क्या वाकई ये खून से बना है। बातों बातों में डायना ने उससे पूछा कि क्या उसने रात को वेनिसन, हिरण के मांस वाला सूप पिया था। उसकी सूंघने की ताकत इतनी तेज थी कि वो सिर्फ स्मेल से ही जान गई। डायना का सेंस ऑफ स्मेल इतना शार्प था कि इसे एक खास पावर भी कहा जा सकता था। उसने बताया कि वो खून से बना सिंबल एक ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसका नाम वर्कॉलक है। ये लोग सड़कों को कंट्रोल करते हैं। डायना इस बारे में और बताने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। वो हवा में कुछ पहचानने की कोशिश करने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और फिर कंफर्म किया। ये ताज़ा बेक्ड ब्रेड की खुशबू थी। वो इतनी अच्छी थी कि अगर कोई अजंतु में आए तो इसे ट्राई किए बिना रह ना सके। अभी अभी उन्होंने खाना खाया था, लेकिन डायना पहले से ही अगली खाने की जगह ढूंढ रही थी। अगर वो उसी वक्त बेकरी न गई होती तो शायद हवा में कुछ और ही महसूस होता, खून की गंध। कुछ दिनों बाद
हांस डायना के साथ तय की हुई मीटिंग स्पॉट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो वक्त पर नहीं आई। खुले में खड़ा रहना उसके लिए मुसीबत को न्योता देने जैसा था। पहले दिन दिखे वही गुंडे उसके पास आ गए और बातचीत करने का ऑफर दिया। हांस को उनके साथ वक्त खराब करने का कोई शौक नहीं था, तो उसने उन्हें कुछ सिल्वर कॉइन्स देकर चलता कर दिया। उसने ऐसे दिखाया जैसे वो सिटी में पब्लिक ऑनर्डर बनाए रखने के लिए दान दे रहा हो, और गुंडों को ये तरीका पसंद आया। उनमें से एक गंजे गुंडे की गर्दन पर वही सिंबल टैटू के रूप में बना हुआ था, जो पूरे शहर में दीवारों पर फैला था। डायना ने पहले ही उसे पीछे की गलियों से दूर रहने की सलाह दी थी, और यहां तक कि शहर छोड़ देने की भी। वर्कॉलक के नाम से उसके अंदर गहरी दहशत थी। जाते जाते हांस ने सुना कि गुंडे किसी बच्चे को पकड़ने की बात कर रहे थे, जिसे उनके बॉस के ऑर्डर पर किडनैप किया गया था। हांस के दिमाग में तुरंत सबसे बुरा ख्याल आया, कहीं डायना तो नहीं। उसने मुसीबतों से दूर रहने की ठान ली थी, लेकिन फिर भी वो गुंडों को रोककर पूछ बैठा। तभी डायना वहां आ गई, जिससे हांस ने राहत की सांस ली। लेकिन अब दो गुस्साए गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। उन्होंने उसकी जिज्ञासा को लेकर धमकी भरे लहजे में सवाल करने शुरू कर दिए। हांस ने और परेशानी मोल लेने के बजाय उन्हें और सिल्वर कॉइन्स ऑफर कर दिए। गुंडों ने फायदा उठाया और उसकी पूरी कॉइन पाउच खाली कर दी। डायना की लेट आने की वजह जानकर हांस थोड़ा चिढ़ गया। उसने सोचा कि आज उसे कोई फ्री फूड नहीं मिलेगा, लेकिन डायना की आंखों में आंसू आ गए। वो देर से इसलिए आई थी क्योंकि उसका छोटा भाई गायब हो गया था। हाल ही में हांस की मदद से वो ठीक हो गया था, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं था। हांस ने तुरंत सारे पजल पीसेस जोड़ लिए। उन्हीं गुंडों की बातों में बच्चे के किडनैप की बात थी। शायद डायना का भाई ही था। जब उसने डायना से पूछा कि क्या वर्कॉलक इसके पीछे हो सकते हैं, तो उसके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। उसने चीखते हुए कहा कि अगर उसका भाई उनके हाथ में गया है तो वो मर जाएगा। हांस ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर फिरौती की मांग की गई तो वो पैसे भर देगा, लेकिन डायना जानती थी कि पैसे से कुछ नहीं होगा। वर्कालक को पैसे नहीं, बल्कि खून चाहिए। हांस ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो डायना ने आखिरकार शहर का छुपा सच बताया। अजंतु देखने में एक आम शहर लगता था, लेकिन असल में ये सिर्फ वैम्पायर्स के लिए एक बड़ा फूड स्टोरेज था। उधर एक वैम्पायर ने अभी अभी ताजा खून पिया था। हवा में डार्क मैना की महक थी। वो सोच रहा था कि क्या यहाँ इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट को लेकर कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही थी।